अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी के मौसम में सूकरों की देखरेख। शहतूत की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। अपने राज्य में बहुत से भूमिहीन किसान और युवक सूकर पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, लेकिन इस व्यवसाय से वे उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसका मुख्य कारण है किसानों की ओर से मौसम के अनुरूप इसकी सही देखरेख और प्रबंधनों को नहीं अपनाना। तो चलिए इसके लिए सही प्रबंधन के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार से। तो इस समय गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रबंधन की बात करते हैं। तो जैसे जैसे देखते हैं कि वातावरण का तापमान बढ़ता है, 35 डिग्री 36 डिग्री या 40 डिग्री तक भी चला जाता है, तो उस समय पशु जो है काफ़ी जो है कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और देखा जाता है कि इस समय पशुओं में गर्भपात होने की, जो गर्भवती पशु हैं उसमें गर्भपात होने की भी संभावना अधिक हो जाती है। तो ये जो मौसम है इस समय थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा देखभाल करके, इससे जो गर्मी के मौसम में पशुओं पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे बच सकते हैं। गर्मी के प्रभाव से सूकर और उनके शावकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी बढ़वार कम हो जाती है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु सुस्त होकर एक जगह बैठा रहता है। इससे बचने के लिए पशु के आवास में पंखे या कूलर लगाएं। आवास के दरवाजों और खिड़कियों पर जूट के बोरे लगा दें और उन्हें समय समय पर पानी से भिगोते रहें, ताकि आवास में ठंडी हवा का आवागमन ठीक ढंग से हो सके। सूकर पालन खुली और बंद दोनों विधि से किया जा सकता है। इसके लिए बाड़े की व्यवस्था जरूर करें। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था जरूर करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो आवास बना रहे हैं, आवास का जो लंबाई है वो अगर बना रहे हैं तो पूरा पश्चिम दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आवास के आसपास पेड़ पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि आवास पे छाया जो है कि आता है और छाया के कारण जो है अंदर का वातावरण ठंडा रहता है। आवास को बिल्कुल नियमित रूप से साफ़ सफाई करते रहें, पानी से धोते रहें और साथ ही साथ जो है डिसइंफेक्टेंट में आप ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये फिनाइल हो गया, इससे आप सफाई करते रहें।
छत की ऊंचाई जो होती है आवास में कम से कम आप 8 फीट जरूर रखें। 8 फीट से नीचे रखने से फिर अंदर का वातावरण गर्म होगा। इसके साथ ही साथ दिन में देखा जाता है कि लू चलने लगती है, अभी गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो उससे बचाव के लिए खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से दिन में ढक दें कि अंदर बाहर की गर्म हवाएं अंदर नहीं आने सके। और साथ ही साथ पशुओं को पानी की बौछार उस पर आप डालें, फुहारा डालें, तो उससे पशुओं को काफ़ी राहत होती है। बहुत सारे किसान भाई जो ग्रामीण परिवेश में है, वो जो गर्मी के मौसम में आवास की थोड़ी सी दिक्कत होती है या फिर वो बिजली की प्रॉब्लम होती है, कूलर या पंखा नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। आप बेलोइंग टैंक बना सकते हैं, एक छोटा सा गड्ढा कर दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। जब पशु को गर्मी महसूस होगी तो उसमें जा करके वो अपने शरीर को ठंडा करता है। दूसरी चीज़ है कि इस समय गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि आवास के साथ साथ हम लोग आहार का भी प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। आहार में सबसे पहला चीज़ जो है पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी, ठंडा पानी आप पीने के लिए अवश्य देते रहें, जिससे गर्मी से उनको काफ़ी राहत मिलती है। सूकर को जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल तथा बाजरा खिला सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर आइल, केक, मीट, मील तथा फिश मील को अनाज में मिलाकर खिला सकते हैं। सूकर को उनके वजन के हिसाब से अनाज दिया जाता है। 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक सूकर को 2 से 5 किलो तक अनाज खिलाएं। वहीं 100 से 250 किलोग्राम के वयस्क सूकर को 5 से 8.5 किलोग्राम अनाज जरूर दें। बढ़ते हुए शावकों और गर्भवती मादाओं को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इन्हें खाने में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर दें। साथ ही खनिज, लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दे सकते हैं। आहार की व्यवस्था करना है कि पशु जो हमारे किसान भाई सूकरों को जो भी पशु आहार दे रहे हैं उसमें ये होना चाहिए कि फ्रेश आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे किसान भाई जो है वो होटलों की जूठन सामग्री देते हैं, तो उसमें आप पुराना या ज़्यादा बासी जिसको कहते हैं वो आप देने से बचें, क्योंकि अगर 1 दिन 2 दिन पुराना अगर हो जाता है तो वो गर्मी के मौसम में बहुत जल्द खराब होता है और पशुओं पर जो है प्रतिकूल प्रभाव करता है, उनके स्वास्थ्य पे असर करता है। तो स्वच्छ आहार दें। जो सूकर हैं उनको ठंडा समय में खाना दीजिए, जैसे सुबह में या शाम में खाने के लिए अगर आप देते हैं तो वो जो मात्रा जो खाते हैं वो खाएंगे, जिससे उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव जो प्रतिकूल प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। तो खाने में इस समय गर्मी के मौसम में जो है प्रोटीन की मात्रा हम लोग कम करते हैं और एनर्जी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जो विटामिन और मिनरल मिक्सर जो देते हैं उसकी मात्रा को 10 से 15% बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ताकि जो है गर्मी के मौसम में जो आहार वो कम ले रहे हैं, जो आहार की कमी हो रही है, उसकी पूर्ति जो है ये सप्लीमेंट जो हम लोग करते हैं उससे उसकी पूर्ति हो सकता है। आमतौर पर इस मौसम में सूकरों को कई तरह की बीमारियां होने लगती है। इससे बचाव के लिए आवास की नियमित सफाई करें। सप्ताह में कम से कम एक बार लाल दवा से आवास और फर्श को जरूर धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। अगर पशु रोग से ग्रसित हो तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उपचार के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। गर्मी के मौसम में देखा जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जो सूकरों में होती है वो स्वाइन फीवर, सूकर ज्वर जो बीमारी होती है, इसका प्रकोप होने का संभावना अधिक होता है। और स्वाइन फीवर का जो लक्षण है हमारे किसान भाई जानते होंगे, अचानक जो है सूकर मरने लगते हैं, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और पशु जो है खाना पीना बंद कर देते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए स्वाइन फीवर टीका आप 1 ml मात्रा चमड़े में दे करके 1 साल तक इस बीमारी से बचा सकते हैं। पहला टीका जो देना है वो 2 महीने का जब उम्र बच्चे का हो जाता है उस समय इसका टीकाकरण करें। उसके बाद साल में 1 बार टीकाकरण करके इस बीमारी से उसका बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आपको कुछ जो उपाय है वो करने होंगे, ताकि इससे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और काफ़ी जो किसानों को हानि होती है उससे बच सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। सहतूत की खेती करके किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी खेती में बहुत कम लागत आती है। साथ ही किसान इसकी पत्तियों पर रेशम कीट पालन भी कर सकते हैं, जिससे मुनाफा दुगुना हो जाता है।
अगर आप भी शहतूत की खेती करने में रुचि रखते हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो ये शहतूत है, ये मैदानी इलाकों से लेकर ये आपका हिमालयन रीजन तक, आपके हाई हिल्स तक हो सकता है। शहतूत एक फल है। इसका वृक्ष छोटे से लेकर मध्यम आकार का होता है और यह बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं, उन्हें इसकी खेती के लाभों के बारे में समझना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपके शहतूत के फल, आपके जो शहतूत के फल वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और आप इनको शुगर के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगे, लेकिन गांव में जो होंगे आपके फ्रेश फ्रूट और बिना खाद वाले फ्रूट जो आपको शहतूत के आपको मिल सकते हैं। दूसरा जो इसका उपयोग कर सकते हैं हम, वो करते हैं हम इसका चारे के लिए। किसानों के लिए जो शहतूत का चारा गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छा चारा है और इसमें जो आपका क्रूड प्रोटीन की मात्रा है वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप इसको गर्मी के मौसम में जब आपका और सारा चारा ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त आप शहतूत का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको चारे के लिए। फिर आप इसका तीसरा यूज जो आता है उसका वो है आपका सेरिकल्चर में, रेशम उद्योग में, जो कि सबसे फ़ायदेमंद उद्योग है इस वक्त कि आप इसके ऊपर रेशम के कीड़ों के लिए ये सबसे अच्छा भोजन माना जाता है शहतूत, जो कि आपका वाइट मलबरी भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो शहतूत के कीड़े को आप इस पर पालकर इससे आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपकी जो इसकी लकड़ी है उसको भी आप, क्योंकि इसमें इंसेक्ट कम लगता है, तो इसको आप हमारे जो लोग फर्नीचर बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके बर्तन भी बना सकते हैं। किसान भाइयों, शहतूत कम समय और कम लागत में तैयार होने वाला पौधा है, इसलिए जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी खेती करने के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो शहतूत की जो खेती के लिए आपको इसकी कटिंग्स सबसे अच्छी चलती है। आप इसका बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस शहतूत के जो किस्में हैं आपके जो मैदानी इलाकों में है वो आपका वाइट मलबरी, जिसको आप मोरस अल्पा के नाम से जानते हैं, और जो आपके ये काला शहतूत, ठीक है, ब्लैक आपका जो है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आपके जो मैदानी इलाकों में जो रेशम उद्योग में है वो मोरस अल्पा वाइट शहतूत जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। पर जो कटिंग है वो उसमें इजी टू रूट है, तो आप इसकी कटिंग जो है वो सर्दियों के मौसम में आपने इसकी कटिंग्स बनानी है। और जो कटिंग का साइज़ रहेगा वो आपका रहेगा, कलम का साइज़ वो रहेगा आपका 8 से 9 इंच, जिसमें आपके 2 से 3 बड आपके ऊपर होने चाहिए ज़मीन के ऊपर। और इसमें आपने जो कटिंग है वो आपकी जो पेंसिल साइज़ का, बहुत मोटी कटिंग नहीं लेनी है और बहुत पतली भी नहीं लेनी है, मीडियम साइज़ की कटिंग लेनी है। और उसको आपने सर्दियों के मौसम में जनवरी फरवरी के महीने में आपने वो कटिंग्स लगानी है 15 जनवरी के बाद और उसके बाद उसकी कटिंग को लगाकर आपने इनको अच्छे से जो मिक्सचर बनाना है वो आपने गोबर का या रेत भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हल्की मिट्टी नहीं है, और अगर हल्की मिट्टी है तो आप गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको कटिंग लगानी है, कटिंग आसानी से हो जाती है। उसके बाद आपने उसमें लगातार इसमें आपने पानी देना है, वो सूखनी नहीं चाहिए कटिंग। आपके थोड़े टाइम के बाद इसमें आपके बड निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आपने, क्योंकि हो सकता है हर बड से आपके नई शूट आ जाए, तो आपने एक ही शूट को मेंटेन करके रखना है उसमें जब तक कि आपका पूरा पौधा तैयार ना हो जाए। ये पौधा जब तैयार हो जाए तो बरसात के मौसम में आपने इसकी प्लांटिंग करनी है आपके अपने खेतों में। खेतों में आप इसको आपके बंड पर भी लगा सकते हैं, खेतों के किनारों पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसका और खेत का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सके। और अगर आपके पास बीच में जगह है तो आप इसको आप इन खेतों के बीच में लगा सकते हैं। तो आपने जो भी प्लांटिंग करनी है वो बरसात के मौसम में करनी है, ताकि इसको बारिश के टाइमर जिससे इसमें पानी की कमी ना आए। फिर आप इसमें जो बंड्स में आपके जो आपकी दूरी रहेगी वो 5 से 6 मीटर की दूरी पर आप इसको लगाएं, क्योंकि जो इसका क्राउन का स्प्रेड है वो ज़्यादा रहता है, जिससे आपको, अगर आप इसको चारे के लिए या आप रेशम उद्योग में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको आसानी से, आपको इससे आपके इसके पत्ते अच्छे से इसमें डेवलप हो जाए और बड़ा पत्ता आपको मिले।
और प्रबंधन में आपको कुछ करना है तो आप इसकी पोलार्डिंग कर सकते हो। जैसे आप चारे के लिए आप उसके ऊपर से इनकी शाखाओं को काट सकते हैं, जिससे जब आप इसकी पूरी शाखाएं काट जाएंगे तो अगले साल के लिए आपके जो नए पत्ते आएंगे उसमें आपके जो रेशम उद्योग वाले जो किसान हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो रेशम के जो कीड़े हैं वो नए पत्तों को ज़्यादा अच्छे से आप उसके चबा सकते हैं और नए पौधों के लिए वो उनका अच्छा चारा बनता है। तो उसके जो विशेष प्रबंधन में यही है कि आप इसका जो क्राउन का साइज़ है, आपका ट्री का साइज़ है, उसको आपने छोटा ही रखना है, जिससे कि आप आसानी से इसको प्रबंधन इसका कर सकें और आप इसके कीड़ों को आराम से इससे निकाल सकें। शहतूत की खेती में आपको बहुत ज़्यादा अधिक मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको समय समय पर आपको इसमें पानी देना है और आपको एक तौलिया बनाना है, प्रॉपर तौलिया, जिससे इसमें कि किसी भी तरह की वीड्स ना आए, खरपतवार इसमें ना उग सके। तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप चारे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें गोबर मिलाकर अच्छे से ये पौधा अच्छे से चल जाएगा। पर अगर आप कभी बहुत ज़्यादा आपको फ्रूट की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी है या और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसमें यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ इसमें पानी की अधिक आवश्यकता रहती है, आपने इसमें बीच बीच में आपने पानी देते रहना, जिससे कि ये अच्छे से आपका तैयार हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा आपका जो शहतूत है ये बहुत ज़्यादा आपका प्रबंधन भी नहीं मांगता है और इस छोटे से ये बहुमूल्य पौधे कम समय में और आपके कम पैसों में आप इसकी खेती कर सकते हैं और इससे एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। जायद में तरबूज की खेती बहुत से किसान करते हैं। फिलहाल ये फसल फूल और फल बनने की अवस्था पर है और इस अवस्था में कई प्रकार के कीट और रोग फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी समय रहते रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, जानते हैं कृषि विशेषज्ञ सुरेश कुमार यादव से। तरबूज फसल हमारे यहाँ किसान आमतौर पर एक वैश्विक फसल के रूप में लेता है और अन्य फसलों की भांति तरबूज फसल में कुछ रोग कीटों का प्रकोप भी अधिक होता है और यदि किसान भाई इनको समय पर नियंत्रित कर ले तो किसान भाइयों को इस फसल के द्वारा अच्छा मुनाफा और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। तरबूज का खाने वाला भाग देखने में काफी आकर्षक और स्वादिष्ट होने के साथ पानी से भरपूर होता है, जिसके कारण गर्मी के मौसम में इसकी अधिक मांग होती है। इसकी खेती करने से किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक नमी रहने और उचित तापमान मिलने पर रोग और कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है, जिसके कारण फसल को काफी नुकसान होता है। और जो किसान भाई रोग कीटों की सही पहचान करके समय पर नियंत्रण कर लेते हैं, उनकी फसल कीट रोगों में होने वाले नुकसान से बच जाती है। तो पहले जानते हैं तरबूज की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और नियंत्रण के बारे में। तो इस प्रकार हम बात करते हैं सबसे पहले कीटों की। तरबूज फसल में रस चूसने वाले कीटों में एफिड, जैसिड, माइट और थ्रिप्स का मुख्यतः प्रकोप होता है। ये सभी रस चूसने वाले कीट जो तरबूज के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों की निचली सतह पर स्थित रहकर उनका रस चूसते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और पौधे अपनी उचित वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और इस स्थिति में तरबूज फसल में उसके बाद जो फ्रूट होता है वो भी प्रभावित होता है, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। तो रस चूसक कीटों का नियंत्रण समय रहते हुए किसान भाइयों को करना चाहिए। यदि प्रारंभिक अवस्था में इन रस चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है तो किसान भाइयों को नीम ऑयल 1000 ppm 5 ml पर लीटर वाटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और इन कीटों की निगरानी के लिए किसान भाइयों को पीले चिपचिपे ट्रैप्स और ब्लू जो चिपचिपे ट्रैप्स हैं अवश्य लगाने चाहिए,
जिससे क्या होता है कि किसान भाइयों को पता चल सके कि रस चूसक कीटों की जनसंख्या कितनी है। और यदि किसान भाइयों को लगता है कि ये कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक ETL लेवल से ऊपर इनकी जनसंख्या जा रही है, तो उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग भी किसान भाइयों को करना चाहिए। तो हम बात करें जैसे थाइमेथैक्सोम 25% WG 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें फिप्रोनिल 5SC लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने तरबूज की फसल लगाई है। उनकी फसल इस समय पुष्पन से फलन की अवस्था पर है। इस समय बदलते मौसम के कारण फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है। कभी कभी प्रबंधन के अभाव में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो किसान भाई इन रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें जिससे अच्छा उत्पादन मिल सके। तरबूज फसल में मुख्यतः 2 या 3 रोगों का प्रकोप होता है। सबसे पहले हम बात करें तो तरबूज फसल में 4 कॉल रूट रोट का प्रकोप होता है। कई बार इसकी जड़ ब्लैक सी हो जाती है और पौधा मरने लग जाता है। उस स्थिति में भी किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों की उपयुक्त कवकनाशी का चयन करना चाहिए। जैसे टेबुकानाजोल 250 ml प्रति लीटर की दर से किसान भाई ड्रिप सिंचाई के माध्यम से ड्रेंच भी कर सकते हैं। तो तरबूज फसल में सडनली अचानक बैक्टीरियल विल्ट और इसमें कवक फ्यूजेरियम विल्ट का प्रकोप भी होता है। और इसमें कई बार जब पौधा फ्रूटिंग अवस्था में होता है, फल देने की अवस्था में होता है, उस समय पौधा हरा अवस्था में ही सूखना प्रारंभ हो जाता है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए हमें उपयुक्त कवकनाशी, जैसे हम बात करें तो टेबुकोनाजोल की आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको एंटीबायोटिक का उपयोग करना है। जैसे हम स्टेप्टोसाइक्लिन या कासुकोमाइसिन की ड्रेंचिंग करके भी इस रोग को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। कई बार इसमें डाउनी मिल्डू, मृदु रोमिल आसिता और इसके साथ पाउडरी मिल्डू रोग का प्रकोप भी हो जाता है। ये दोनों रोग भी कवक जनित रोग हैं और पाउडरी मिल्डू रोग की रोकथाम के लिए हमें गंधक के चूर्ण का छिड़काव कर भी इसको रोक सकते हैं और कैराथेन 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके भी हम चूर्णी फफूंद रोग को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो मृदु रोमिल आसिता रोग है, डाउनी मिल्ड्यू रोग है, इस रोग की रोकथाम के लिए हम टेबुकानाजोल या मेटालेक्जिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर इस रोग को भी समय रहते हुए हम नियंत्रित कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव गंगौर, जिला मधुबनी के किसान रमेश कुमार ने। आप पावर टिलर यंत्र पर जानकारी चाहते हैं तो रमेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आपको आज खेती में प्रयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र पावर टिलर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पावर टिलर एक ऐसा मशीन है जिससे किसान भाई सारे चीज़ यानी कि जुताई से लेकर के कुड़ाई, बुआई, कटाई, प्रोसेसिंग और पानी चलाने से लेकर के सब कुछ इस यंत्र से कर सकते हैं। पावर टिलर भी एक बहुकारी कृषि यंत्र है। यह छोटे एवं मध्य आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी एवं ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए यह कृषि यंत्र उपयोगी है। यह 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई एवं महीनीकरण एक साथ करता है। इससे पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई तथा ढुलाई का काम लिया जाता है। पावर टिलर बहुत हल्का होता है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं दाल मिल और गन्ना पिड़ाई यंत्र से जोड़कर आसानी से चलाया जाता है। इसे हाथ से हैंडल मार करके चलाया जा सकता है और कुछ पावर टिलर बैटरी ऑपरेटेड भी हैं जिसको केवल स्विच से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब शाम में हमको बिजली भी चाहिए, हमको धान भी कूटना है, हमको आटा भी पीसना है, तो सब
यंत्रों को एक साथ सीरीज में लगा करके यदि हमको एक इसके मेन पुल्ली को इसके पट्टे से जोड़ देते हैं तो देखिए उसी 2 लीटर 1 घंटे में कंज्यूम किए हुए डीजल से हम 4 चीज़ भी चला सकते हैं, जो काफ़ी कारगर और सस्ता है। अब राज्य सरकारें अलग अलग अपने हिसाब से इसका अनुदान देती हैं। जैसे इस पावर टिलर पर भारत सरकार सामान्य वर्ग के लिए 65,000, लेकिन SC ST और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए 80,000 तक अनुदान देती है। अब यदि इतना ही अनुदान राज्य सरकार यदि देगी तो 1,60,000 रुपये या 1,70,000 रुपये तक अनुदान हो जाता है। कहने का मतलब कि मात्र 2 लाख रुपए का पावर टिलर किसान की सारी समस्याओं को एक साथ सुलझाने के लिए सक्षम है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।